हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 22 होने वाली है। इससे पहले हम लोग 21 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो सेट नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे सीरियल नंबर वाइज प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग टारगेट करने वाले हैं ज्योग्राफी को, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ज्योग्राफी के और 20 क्वेश्चंस मिलेंगे पॉलिटी को। ठीक है, तो टोटल 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पॉलिटी में हम लोग संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज्योग्राफी में हम टारगेट करने वाले हैं फसल और मृदा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे जो फ्रेंड आज चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको पसंद मिल जाएगी सबसे पहले। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने स्टडी ग्रुप में, पीयर ग्रुप्स में इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो हम सभी जानते हैं मिश्रित खेती उस प्रकार की खेती को कहा जाता है जहां पर खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, वो भी इनकम के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक साथ पशुओं का पालन और खेती दोनों करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं अनिवार्य हैं? तो इसमें जो पहला पॉइंट है ये है बढ़वार अवधि के दौरान अनुकूलतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो पॉइंट है ये सही हो जाएगा कि देखिए लगभग अक्टूबर नवंबर में जो है गेहूं की खेती लगाई जाती है, गेहूं की जो फसल है वो बोई जाती है और इसको रबी कहते हैं। रबी की फसल में आते हैं गेहूं, चना, मटर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं नवंबर के महीने में लगाई जाती है तो फसल को तैयार होने में लगभग 2 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, और 2 महीने का टाइम अगर किसी ने नवंबर में फसल लगा ली तो उसके बाद जो बढ़वार होता है, दैट मीन्स बाली जब गेहूं में निकलती है, ठीक है, उसको बढ़वार की अवधि कहते हैं। तो उस समय तक जनवरी का मौसम आ चुका होता है, जनवरी फरवरी का, तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है लगभग 100 दिनों की तुषारहीन अवधि। तो 3 महीने का समय लगभग चाहिए होता है गेहूं की फसल को बढ़ने के लिए, बाली को मजबूत होने के लिए, तो दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। हल्की चिकनी अथवा दोमट मृदा, भारी दोमट मृदा कह रहा है, तो चिकनी मिट्टी में गेहूं की खेती अच्छी नहीं होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो जिसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत हैं? तो दालों में हम सभी जानते हैं प्रोटीन पाया जाता है बहुतायत मात्रा में, तो दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ। अगर प्रोटीन का जब भी पाचन होता है तो प्रोटीन किस में टूटता है? जो फाइनल आउटकम होता है वो क्या होता है? वो होता है अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स में टूटता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अभी मैंने बताया अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प जून जुलाई में उगाई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? तो जून जुलाई में उगाई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर के महीने में जो फसलें काटी जाती हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल में आपके चावल और कपास आते हैं। चावल मतलब धान की जो रोपाई की जाती है ये जून जुलाई के महीने में ही की जाती है, जब बारिश शुरू हो रही होती है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पोकल्ली चावल की एक अनोखी किस्म है जो लवणता को झेल सकती है। भारत के किस राज्य का स्थानीय चावल है? देखिए, पोकल्ली चावल जो है लवणता को झेलने का मतलब ये होता है कि खारे पानी में भी इस चावल की, इस धान की खेती की जा सकती है। और जो पोकल्ली चावल है ये केरल में उगाया जाता है। ठीक है, समंदर के किनारे जहाँ पर खारा पानी होता है, तो खारे पानी को भी ये चावल का पौधा, धान का पौधा झेल लेता है। तो इसको याद रखिएगा, केरल में उगाया जाता है। केरल के आलापुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों में इस धान की खेती की जाती है। ठीक है, और बाकी इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये भी मैंने दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं और फैक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट टिक करिएगा इस पर। चाखाओ एक चावल का प्रकार है।
ठीक है। ये इसको जीआई टैग दिया गया है। सुगंधित चावल है जिसकी खेती भारत के किस राज्य में होती है हमें बताना है। तो चा खाओ जो है मणिपुर का चावल है, जिसे मणिपुर को जिसके लिए जीआई टैग दिया गया है। जनरली इस चावल को खीर के रूप में आदिवासी लोग परोसते हैं। ये चीज़ें मैंने आगे नोट कर रखी हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। ये सुगंधित चावल है जो मणिपुर में उगाया जाता है। इसकी विशेष सुगंध होती है, रंग जो है काला होता है और ये एक रेशेदार चोकर परत वाला उच्च फाइबर इसमें पाया जाता है। इसी के कारण इसको पकाने में जो है अधिक समय लगता है। ब्राउन राइस अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो ब्राउन राइस जो पकता है वो नॉर्मल वाइट राइस के मुकाबले ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। अब ये आमतौर पर सामुदायिक दावत में चा खाओ को खीर के रूप में परोसा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी और स्पेसिफिकेशंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, फैक्ट दिए हुए हैं, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसलों का एक उदाहरण है। तो खरीफ की फसल का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका कपास। ठीक है। कपास खरीफ की फसल में आता है। बाकी चना, मटर, गेहूँ ये सारे एक ही सीज़न में होते हैं। सर्दी के सीज़न में अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। ठीक है। ये तैयार होते हैं मई जून तक के महीने में, ठीक, या यूँ कहें कि मार्च अप्रैल के महीने में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा कपास। और ये तीनों फसलें जो हैं चना, मटर, गेहूँ, इनको रबी की फसल में डाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक वृक्षारोपण फसल है। तो गेहूँ, सरसों, तिलहन ये सारे बीज बोए जाते हैं। ठीक है। खेत में इनको बीज बोए जाते हैं। लेकिन जो रबर का पौधा होता है इसकी वृक्षारोपण किया जाता है, या यूं कहें कि एक पौधे से काटकर कई सारी जो डालें होती हैं जिसे कलम विधि कहते हैं हम लोग, डालों को काट के खेत में रोपाई कर दी जाती है, लगा दिया जाता है। जैसे कि हम लोग अपने गमलों में गुलाब के पौधे की डंडी काट के लगा देते हैं ना, फिर बरसात के मौसम में उसको लगा देते हैं और वो जर्मिनेट होने लगती है। उसी तरीके से रबर भी वृक्षारोपण फसल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष अर्थात लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। तो देखिए लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल जो है गन्ना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो भी जनसंख्या निवास करती है उसे भौतिक घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कृषि घनत्व है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग बिल्कुल भी। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितनी भी जनसंख्या निवास करेगी उसे भौतिक घनत्व कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उपयोग श्रेणी की नहीं है। तो जो भूमि उपयोग श्रेणी की नहीं है वो अनुपजाऊ और बंजर भूमि होती है। इसी पर ना तो चारागाह बन पाते हैं ना ही खेती हो पाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्थलाकृति और उनके विकास से संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन को कौन सा विज्ञान समर्पित है हमें बताना है। तो भू आकृति विज्ञान जो है इससे पता चलता है स्थलाकृतियों के बारे में और उनके विकास से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो भारत में भूमि सुधार हुए थे आज़ादी के बाद। लगभग 1951 में पहला संविधान संशोधन आया था जो कि भूमि सुधार के लिए ही किया गया था। ठीक है। तो भूमि सुधार का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भूमिहीन जो किसान थे उनको कृषि योग्य भूमि प्रदान करना, तभी जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये देखिए भूमि सुधार से जुड़े हुए मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो फैक्ट हैं वो भी दे रखे हैं, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि संरक्षण के तरीके हैं। ठीक है। तो भूमि संरक्षण के तरीके कैसे मतलब हम अपनी मृदा को अनुपजाऊ होने से या बंजर भूमि होने से बचा सकते हैं। भूमि संरक्षण के तरीके वही होंगे। ठीक है। तो वर्षा जल के बजाय सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर होना, नहीं, ये गलत हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि जब वर्षा जल का संचय होता है, ठीक है, और उसी से ही खेती होती है तो वो एक नेचुरल टेक्निक में आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। भूमि उद्धार मतलब भूमि का रिहैबिलिटेशन करना। अगर कोई जो कृषि योग्य भूमि है वो बंजर होने लगी है या फिर यूँ कहें कि उसका उपजाऊपन कम हो गया है, तो उसके लिए जो हमारी ऑर्गेनिक खाद होती है, गोबर से बनी हुई खाद होती है,
कंपोस्ट होते हैं, ये सारे भूमि में मिलाए जाते हैं, मिट्टी पे मिलाए जाते हैं, जिससे कि वो भूमि फिर से उपजाऊ हो जाए। कहीं कहीं तो जिसे झूम खेती कहते हैं, तो झूम खेती में क्या होता है, जब कोई भूमि कृषि योग्य भूमि आदिवासी 6-7 साल तक मान लीजिए यूज़ करते हैं कृषि के लिए, और उसके बाद जब वो भूमि अनुपजाऊ होती है तो उसको छोड़ देते हैं और अलग हट के दूसरी जगह पे खेती करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए 6-7 साल में वो भूमि का जो उपजाऊपन है वो फिर से आ जाता है। कैसे? बारिश होती है वहाँ पर, और जो भी सूरज के प्रकाश से जो है भूमि जो मिट्टी है उसमें सुधार होता है और ह्यूमस वगैरह जनरेट हो जाता है। तो एक तरीका ये भी होता है कि भूमि को परती छोड़ देना, ठीक है। तो भूमि उद्धार ये करेक्ट हो जाएगा आपका। रासायनिक उर्वरकों का विनियमित प्रयोग करना, दैट मीन्स जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स हैं उनका कम से कम प्रयोग करना, या फिर उनको बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों को ज़्यादा उपयोग करना, कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर। और अत्यधिक चराई की जांच, ठीक है। ये 2, 3 और 4 करेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि किसमें 2, 3 और 4 है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा भूमि क्षेत्र जो है फसल भूमि है, खेती योग्य भूमि है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में के प्रभाव में अधिक भूमि क्षेत्र का क्षरण हुआ है, यह बंजर भूमि में बदल गया है। मतलब ऐसा कौन सा कारक है, ये जो 4 दे रखे हैं इनमें से भूमि जो भारतीय कृषि योग्य भूमि है उसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी का क्षरण किस वजह से हुआ है, जिससे कि भूमि बंजर भूमि में बदल गई है? तो जल अपर्दन के द्वारा सबसे ज़्यादा भूमि क्षरण की क्रिया या मिट्टी के क्षरण की क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ऐसी नीति जिसमें भूमि के अधिकतम आकार को ठीक करना शामिल होता है, जिसमें किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो सकती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसे उच्चतम भूमि सीमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वह भूमि जिसे 5 वर्ष से अधिक समय के लिए परती या फिर अप्रयुक्त छोड़ दिया जाता है, इसे सुधार प्रथाओं के माध्यम से बाद में खेती के तहत लाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि झूम खेती में ये एक प्रकार से ये टेक्निक यूज होती है, ठीक है। तो इसे कृष्य बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में भू उपयोग क्षेत्र को निम्नलिखित में से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो भारत को 9 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, 9 कृषि शस्य क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि 9 है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों के 20 क्वेश्चन हुए हैं ज्योग्राफी के। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत की संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट समिति थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत का संविधान 1946 के अंतर्गत गठित संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। तो जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसी के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। संविधान सभा में कुल सदस्यता थी 389 सदस्य थे, इसमें देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे हमें बताना है। तो 389 में से 93 देशी रियासतों के सदस्य थे, ठीक है, प्रतिनिधि थे, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था उसे ही प्रस्तावना बना दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो जो सरदार पटेल थे ये मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में विधि के नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो विधि का नियम अर्थात जो है विधि का नियम या विधि की सर्वोच्चता ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं दी गई हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अभिग्रहण दिया गया है कि कौन से देश से क्या क्या चीज़ ली गई है, ठीक है। तो जो संघवाद है ये कनाडियन
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया, तो संघवाद को हम कनाडा से मैच कर देंगे। और मौलिक कर्तव्य जो है ये पूर्व सोवियत संघ से लिए गए थे, ये मूल संविधान में नहीं थे। जब 41वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कहाँ से लिए गए? पूर्व सोवियत संघ से लिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी को जो है 2 से जोड़ देंगे। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश संविधान से, अर्थात आयरलैंड से लिए गए हैं। और न्यायिक समीक्षा जिसे कि जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी मैचिंग लिस्ट। ये मैंने यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो सदन समिति थी इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। ठीक है, 1946 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है, ज़्यादातर अनुच्छेद और अनुसूचियां कहाँ से ली गई हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी के संविधान जैसे अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश का संविधान, आयरलैंड के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें ली गई, लेकिन जो मेन मसौदा था वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहां से ली गई है मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा। और मौलिक अधिकारों का निलंबन तब किया जा सकता है जब देश में आपातकाल लगा हो। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आपातकाल कुल 3 प्रकार का होता है। जब पूरे देश में आपातकाल लगा होता है, ठीक है, तब अनुच्छेद कौन सा लगता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी एक राज्य में या मोर देन 1 राज्य में, एक से अधिक राज्यों में लगाया जा सकता है। तब क्या होता है? उस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 360 होता है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या आता है? वित्तीय आपातकाल आता है, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपातकाल से जुड़ी हुई, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में विधि के नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अभी ऊपर ये क्वेश्चन हमने देखा था, विधि के नियम की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से किस संविधान से प्रभावित है, ये हमें बताना है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ये ली गई है जापान के संविधान से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारतीय संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप कहाँ से लिया गया है? तो अर्धसंघीय रूप मतलब जो भारतीय संविधान है ये संघात्मक पूरी तरीके से नहीं है, अर्धसंघ है, मतलब राज्यों का एक संघ है। जबकि राज्य जो है राज्य केंद्र का हिस्सा है, या यूँ कहें कि ये जितने भी राज्य हमारे देश में हैं ये आपस में ये केंद्र सरकार के, या यूँ कहें कि संसदीय प्रणाली जो है, संसद के शासन के अंतर्गत जो संसद है वो मेन है। अगर कोई फैसला लेना हो, कोई कानून बनाना हो, उस पर राज्य जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा और संसद दोनों कानून बनाते हैं और उनका क्लैश हो जाता है, तो उस क्लैशिंग की स्थिति में जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है वो मान्य होगा, राज्य विधानसभा के द्वारा बनाया गया कानून नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, और जो भी भारत के राज्य हैं इनके अंतर्गत या इनमें आपस में कोई समझौता नहीं हुआ है, ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है या यूँ कहें भारतीय संविधान का हिस्सा है। जब संविधान का गठन किया गया तब राज्य बनाए गए थे, भारतीय सीमा में जब भी निर्धारण हुआ था तो राज्य बनाए गए थे। ठीक है, तो अर्धसंघीय रूप यही होता है कि राज्य उस देश का हिस्सा है। ठीक है, तो जो अर्धसंघीय रूप है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, कनेडियन संविधान से। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया
का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा जिसे कि हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू की प्रक्रिया। कोई भी कानून जो संसद बनाती है वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है कि किसी भी निर्णय पर जो कि कानून बनाया गया है संसद के द्वारा उस पर स्वतः संज्ञान लेकर उस पर जुडिशियल रिव्यू दे सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, न्यायिक समीक्षा भी कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3 प्रकार की सूचियां हैं यहाँ पर, संघ सूची, ठीक है, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची जो होती है इस पे केंद्र के विषय होते हैं। यहाँ पर संसद कानून बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, जो कि संसद के अंतर्गत आते हैं, और संसद का एक अभिन्न हिस्सा राष्ट्रपति भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य सूची क्या है? राज्य सूची में राज्य के विषय आते हैं, राज्यों के विषय आते हैं, इन पर कानून कौन बनाता है? राज्य विधानसभा बनाती है। और जो समवर्ती सूची होती है इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर की कानून संघ सूची और राज्य सूची दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य के कानून के साथ संसद का कानून क्लैश होता है तो जो संसद है उसका कानून लागू होता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ के संविधान से अपनाया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, और राजनीतिक और आर्थिक न्याय की भावना जो है कहाँ पर कही गई है? ये आपकी फंडामेंटल राइट्स में भी कही गई है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। डीपीएसपी में भी इन तीनों प्रकार की न्याय की बात कही जाती है। किसमें? डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं। ठीक है, और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवधारणा कहाँ से ली गई है? राजनीतिक न्याय की अवधारणा ये रूसी क्रांति से ली गई है। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं पॉलिटी के। तो आपका आउट ऑफ 20 कितना स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आउट ऑफ 40 कितना स्कोर रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर किसी का स्कोर जो है 35 तक आ रहा है दैट मीन्स आप लोग थोड़ा मेहनत कर लो, दैट इज़ ओके। अगर 35 से नीचे जा रहा है, 30 से नीचे जा रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज़ में, ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। पढ़ते रहिए, डेली बेसिस पर अपना रिवीजन करिए। मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी जब तक कि आपका री एग्ज़ाम नहीं हो जाता। खुश रहिए, अपने गोल पे फोकस करिए। थैंक यू एवरीवन।